जरा सोचिए, एक किसान है जो अपनी खून पसीने की कमाई का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ लगान में दे देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसे बिना किसी मजदूरी के जमींदार के लिए काम करने पर भी मजबूर किया जाता है। सही बात है। और तो और जिन जंगलों पर पीढ़ियों से उसकी जिंदगी चलती आई है, उन पर भी उसका कोई हक नहीं बचा। ये तस्वीर है ब्रिटिश काल के छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक ऐसी दमनकारी व्यवस्था थी जिसके अंदर आप समझिए एक बहुत बड़ा गुस्सा पनप रहा था। बिल्कुल। ये शोषण की एक ऐसी मशीन थी जो लगातार चल रही थी। हाँ, और आज हम उसी गुस्से, उसी संघर्ष की कहानी को समझने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक किसान आंदोलनों को। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। क्या? कि ये सिर्फ कुछ स्थानीय झगड़े नहीं थे, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत जरूरी कड़ी थी। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि इन आंदोलनों की जड़ें कहाँ थीं, इनके नायक कौन थे और इन्होंने आज के छत्तीसगढ़ की नींव कैसे रखी। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये नौबत आई ही क्यों? मतलब किसान इतने नाराज क्यों थे कि उन्हें आंदोलन करना पड़ा? हमारे स्रोत क्या बताते हैं? मुख्य वजहें क्या थीं? देखिए, वजह कोई एक नहीं थी। ये शोषण का एक पूरा जाल था। अच्छा। सबसे पहली और सबसे सीधी चोट थी अत्यधिक लगान। किसानों से उनकी उपज का अर्ध भाग, मतलब लगभग 50% हिस्सा लगान के तौर पर ले लिया जाता था। 50%? जी हाँ। फसल अच्छी हो या सूखे की वजह से खराब हो जाए, जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब किसान की सारी मेहनत का आधा हिस्सा तो सीधे चला गया। ये तो कमर तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ आप समझिए आर्थिक शोषण का एक हिस्सा था। इससे भी ज्यादा अपमानजनक थी बेगार प्रथा। बेगार प्रथा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिना किसी मजदूरी के जबरदस्त काम कराना। मतलब बंधुआ मजदूरी। एक तरह से कानूनी बंधुआ श्रम। आपको राजा या जमींदार के घर, खेत या किसी भी निर्माण कार्य में बिना कोई पैसा दिए खटना पड़ेगा। अरे बाप रे। तो ये सिर्फ पैसे का शोषण नहीं, बल्कि सीधे सीधे आत्मसम्मान पर हमला था। यानी एक तरफ आपकी फसल लूट ली और दूसरी तरफ आपको मुफ्त का मजदूर बना दिया। इस जाल में तो कोई भी फंस जाएगा। और भी कुछ था? हाँ, एक तीसरा बड़ा कारण था मनमाना टैक्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नहर कर। नहर कर। सरकार ने सिंचाई के लिए नहरें तो बना दी, लेकिन किसानों पर पानी इस्तेमाल करने का इतना भारी टैक्स लगा दिया कि उसे चुकाना ही नामुमकिन था। कंडेल इलाके में तो ये एक बड़े आंदोलन की वजह बना। और चौथा कारण, जो खासकर आदिवासी समुदायों के लिए विनाशकारी था, वो था वन अधिकारों पर हमला। जंगल पर हमला? वो कैसे? देखिए, अंग्रेजों और रियासतों ने मिलकर कठोर वन कानून बना दिए। अब ग्रामीण अपने ही जंगल से ना तो लकड़ी ला सकते थे, ना मवेशी चरा सकते थे, और नहीं तेंदुपत्ता या महुआ जैसी चीजें ले सकते होंगे, जिन पर उनकी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रातों रात उन्हें अपने ही घर में चोर बना दिया गया। और इन सब के ऊपर था रियासतों का निरंकुश शासन, जहां कोई सुनवाई ही नहीं थी। तो ये एक चौतरफा हमला था, जमीन पर, श्रम पर, पानी पर और जंगल पर। जब दमन इस स्तर पर पहुंच जाए तो जाहिर है कि लोग चुप नहीं बैठेंगे। और वे बैठे भी नहीं। इसी दमन ने संगठित प्रतिरोध को जन्म दिया। तो ये प्रतिरोध शुरू कैसे हुआ? हमारे स्रोतों के हिसाब से पहली संगठित आवाज कहां और किसके खिलाफ उठी थी? सबसे पहली बड़ी और संगठित आवाज उठी थी राजनांदगांव में 1879-80 के दौरान। अच्छा। ये था बेगार विरोधी आंदोलन। इसका नेतृत्व एक साधारण किसान सेवता ठाकुर ने किया था। ये बेगार प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा संगठित विद्रोह माना जाता है। और इसका असर क्या हुआ? क्या बेगार प्रथा खत्म हो गई? पूरी तरह तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इस आंदोलन ने रियासत को हिलाकर रख दिया। उन्हें नियमों में ढील देनी पड़ी, कुछ रियायतें देनी पड़ी। पर इसकी सबसे बड़ी जीत मैं कहूंगा मनोवैज्ञानिक थी। पहली बार किसानों को यह एहसास हुआ कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो वे सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। मतलब इसने भविष्य के संघर्षों के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। एकदम। ये तो 1880 के आसपास की बात है। इसके बाद क्या कोई बड़ा आंदोलन हुआ जिसने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा हो? बिल्कुल। इसके लगभग 40 साल बाद 1920 में एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसे हमारे स्रोत छत्तीसगढ़ का डांडी मार्च कहते हैं। डांडी मार्च? ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। हाँ। ऐसा क्या खास था इसमें? ये था कंडेल नहर सत्याग्रह। और ये उपाधि इसे इसलिए दी गई क्योंकि ये पूरी तरह से गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित था। अच्छा, गांधी जी के विचारों से प्रेरित। जी। इसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा कर रहे थे। मुद्दा वही था,
नहर का मनमाना और भारी कर हजारों किसानों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से कर देने से इनकार कर दिया। और सरकार ने क्या किया? पहले तो सरकार ने दमन करने की कोशिश की, लेकिन किसानों की एकता के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अंत में सरकार ने नहर कर वापस ले लिया। वाह, मतलब ये सफल रहा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि गांधी जी के तरीके सिर्फ बड़े शहरों के लिए नहीं हैं, बल्कि वो भारत के छोटे-छोटे गांवों में भी उतने ही कारगर हैं। और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को सीधे छत्तीसगढ़ के गांवों से जोड़ दिया होगा। बिल्कुल, यह छत्तीसगढ़ में लोक जागरण का एक शिखर बिंदु था। कंडेल सत्याग्रह के बाद तो जरूर किसानों का हौसला बहुत बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। इसके बाद 1930 और 40 के दशक में तो जैसे आंदोलनों की एक लहर सी आ गई। एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, जो 1937 से 39 तक चला। यहाँ नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल कर रहे थे। मुद्दे वही थे, लगान, बेगार और वन अधिकार। क्या इन आंदोलनों में सिर्फ किसान ही शामिल थे या आदिवासी समुदाय भी साथ आ रहे थे? क्योंकि आपने वन अधिकारों की बात की, जो आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं डोंडी लोहारा आंदोलन की खासियत छुपी है। अच्छा, ये पहला बड़ा आंदोलन था जिसने किसानों और आदिवासियों को एक मंच पर एकजुट किया। ये समझ विकसित हुई कि जमीन का संघर्ष और जंगल का संघर्ष अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही लड़ाई के दो मोर्चे हैं। एकदम सही। ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। किसान आदिवासी एकता का कोई और उदाहरण मिलता है? हाँ, 1954-45 में हुआ कांकेर किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व इंदु केवट नाम की एक जुझारू महिला कर रही थी। एक महिला नेतृत्व कर रही थी? जी हाँ। और यहाँ मुख्य मांग थी कि महुआ और तेंदुपत्ता जैसे वन उत्पादों पर ग्रामीणों का अधिकार बहाल किया जाए। ये किसान आदिवासी एकीकरण का एक और बेहतरीन उदाहरण था। इसी दौर में छुई खदान में राम नारायण मिश्र हर्षुल के नेतृत्व में लगानबंदी आंदोलन हुआ। फिर सारंगढ़ और सक्ती जैसी रियासतों में भी किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की। मुझे इन स्रोतों में एक बात दिख रही है, ये सारे आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हो रहे थे। क्या इन्हें एक साथ लाने, एक साझा मंच देने की कोई कोशिश हुई? बिल्कुल हुई, और वो घटना छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट या एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कौन सी घटना? ये था 17 अक्टूबर 1937 को रायपुर में हुआ किसान सम्मेलन। अच्छा, इस सम्मेलन में ऐसा क्या हुआ? ये सम्मेलन रायपुर के आनंद समाज पुस्तकालय में हुआ था, और इसका नेतृत्व कन्हैयालाल मिश्र ने किया था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने पहली बार छत्तीसगढ़ के सभी बिखरे हुए किसान संघर्षों को एक आवाज, एक दिशा और एक मंच दिया। मतलब अब तक जो लड़ाइयाँ अलग अलग लड़ी जा रही थीं, वो एक सामूहिक आंदोलन का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। राजनांदगांव के किसान को डोंडी लोहारा के किसान की समस्या अपनी लगने लगी। सही बात है। इस सम्मेलन ने एक साझा किसान चेतना का निर्माण किया। इसके बाद के आंदोलन कहीं ज्यादा संगठित और प्रभावी हो गए। व्यक्तिगत शिकायतों ने एक सामूहिक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। तो अगर इन सबको जोड़कर देखें, तो क्या ये आंदोलन सिर्फ लगान कम करवाने या बेगार खत्म करवाने तक ही सीमित थे, या इनका मकसद इससे कहीं बड़ा था? इनका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा और दूरगामी था। ये आंदोलन सिर्फ आर्थिक मांगों के लिए नहीं थे। ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे, और इन्होंने ब्रिटिश शासन और रियासती कुशासन के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक माहौल तैयार कर दिया था। मतलब ये आंदोलन सीधे सीधे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत कर रहे थे। निश्चित रूप से 1930 और 40 का दशक असल में छत्तीसगढ़ में किसान आदिवासी राजनीतिक चेतना के उदय का दौर था। अच्छा। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक बहुत मजबूत ग्रामीण आधार दिया। अब आजादी की लड़ाई सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, वह गांव-गांव की लड़ाई बन गई। सही। 1947 आते आते ये आंदोलन सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ग्रामीण राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुके थे। ये सब तो 100 साल पुरानी बातें हैं। क्या आज के दौर में इन आंदोलनों का कोई मतलब बचा है, या ये सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह गए हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत सीधे सीधे आज के संघर्षों को इनसे जोड़ते हैं। इन आंदोलनों की विरासत आज भी जिंदा है। कैसे? कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। आज हम वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 की बात करते हैं। हाँ। जो आदिवासियों और वनवासियों को उनके पारंपरिक वन अधिकार वापस देता है। इस कानून की जो सामाजिक और राजनीतिक जमीन है, वो कांकेर और डोंडी लोहारा जैसे आंदोलनों ने ही दशकों पहले तैयार की थी।
अच्छा, उन्होंने ही ये चेतना जगाई थी कि जंगल पर पहला हक वहां रहने वालों का है। ये तो एक सीधा कनेक्शन है। और आज की किसान न्याय योजनाओं या भूमि सुधारों की जो बातें होती हैं, उनकी वैचारिक जड़ें भी इन्हीं आंदोलनों में हैं। इन संघर्षों ने ही ये विचार स्थापित किया कि किसान सिर्फ एक मजदूर नहीं है, बल्कि उसके अधिकार हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन अधिकारों की रक्षा करें। ये चेतना उन्हीं आंदोलनों की देन है। आज भी छत्तीसगढ़ में जब भूमि, जल या जंगल से जुड़े मुद्दे उठते हैं तो उनकी गूंज हमें इन्हीं ऐतिहासिक संघर्षों में सुनाई देती है। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन सिर्फ लगान या करों के खिलाफ आर्थिक लड़ाइयां नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना और आखिरकार देश की आजादी के लिए एक बड़े आंदोलन का अभिन्न हिस्सा थे। निश्चित रूप से इन आंदोलनों ने न केवल उस समय की दमनकारी जमींदारी और रियासती व्यवस्था को सीधी चुनौती दी, बल्कि उन्होंने इस पूरे प्रदेश में एक ऐसे सामाजिक राजनीतिक बदलाव की नींव रखी जिस पर आज का छत्तीसगढ़ खड़ा है। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, बताइए। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे इन ऐतिहासिक आंदोलनों ने आज के भूमि और वन अधिकार के संघर्षों को प्रभावित किया है। जी। तो इस पर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह इन ऐतिहासिक आंदोलनों ने समय के साथ अपना रूप बदला, स्थानीय मुद्दों से शुरू होकर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए, उसी तरह आज के जो ग्रामीण और आदिवासी संघर्ष हैं, वे भविष्य में किन बड़े सामाजिक या शायद पर्यावरणीय आंदोलनों का रूप ले सकते हैं, उनकी अगली दिशा क्या होगी।